देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ग्लास स्लैब को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा। मतलब कि कहानी कुछ इस प्रकार के, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE का मतलब होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो उसमें से हम लोगों ने ऐसा लिया था, 2 स्लिट लिया था इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों के बीच एक मतलब ऐसे, ये आपका स्लिट्स था, ठीक है, और ये आपका स्क्रीन था। अगर ये हमने पढ़ा था, ये केस, ये S1 था, ये S2 था, ये यहाँ से ऐसे जा रहा था और ये यहाँ से ऐसे जा रहा था। तो इस पॉइंट को हम लोग P मान रहे थे, और ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम स्मॉल d मान रहे थे, इसके बीच का डिस्टेंस को कैपिटल D मान रहे हैं, और यहाँ से लेकर इसके बीच की दूरी को हम यहाँ से y मान रहे थे। तो यहाँ से ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, ये हमारा था d/2 और ये भी हमारा था d/2। तो इसमें फॉर्मूला जो आया था, ठीक है ना, n लैम्डा और 2n+1 λ/2, उस तरह से कुछ आया था। अब हमें देखना है कि अगर ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है ना, मतलब इस तरह से, जैसे मान लेते हैं टॉपिक का नाम होगा YDSE विथ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब के साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि व्हेन अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट, अगर एक थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ऐसा मटेरियल जो हमें आर पार दिखता हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है, लेकिन मिल्क इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दूध जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। उसी तरह से शीशा जो है, कांच, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया गया। तो बोल रहा है कि व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस T, अगर एक ऐसा ट्रांसपेरेंट प्लेट लें जिसका थिकनेस T हो, और इसको हम क्या किए गए, इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स टुवर्ड्स द साइड वेयर द प्लेट इज प्रेजेंट। मतलब अगर हमारे पास एक स्लिट्स है, YDSE मान लेते हैं, ये YDSE है, तो इस YDSE के सामने एक ट्रांसपेरेंट प्लेट को अगर हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अगर स्क्रीन यहाँ पर था पहले, ठीक है ना, तो अब जो हमारा फ्रिंज पैटर्न है, तो वो फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाएगा, वो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, वो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास दो, हमने ये स्लिट लिया है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये स्लिट्स है, ठीक है ना। इस स्लिट को हम बोल रहे हैं YDSE, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। डबल स्लिट इसलिए बोला गया क्योंकि एक ड्रिल यहाँ पर और एक ये यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, देख सकते हैं, ये आपका कैपिटल D है ना। इसको हम शिफ्ट बोलेंगे, शिफ्ट T मान लेते हैं, या S जो भी है। यहाँ पर ये देखो, ये हमने एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ग्लास स्लैब यूज़ किया है, ग्लास प्लेट ऑफ ट्रांसपेरेंट, या ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट ऐसे बोल सकते हो इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट ही बोलें, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट में हम, ये जो होगा आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, TGP मतलब
ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट्स। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट्स में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट में क्या होता है, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, द फ्रिंजेस पैटर्न शिफ्ट्स टुवर्ड द साइड वेयर द प्लेट इज प्रेजेंट। तो जो फ्रिंजेस पैटर्न अभी यहाँ पर पी था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से लेकर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये शिफ्ट हो गया। तो इसके बारे में हमें डिटेल्स जानना है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन्स है, द डॉटेड लाइन्स डिनोट्स द पाथ ऑफ द लाइट। ये जो डॉटेड लाइन्स है ये मान लेते हैं कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है पाथ ऑफ द लाइट को, ये डिनोट कर रहा है पाथ ऑफ द लाइट को, ठीक है ना। पाथ ऑफ द लाइट मतलब प्रकाश का जो पाथ होगा, रास्ता होगा उसको। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डॉटेड लाइन्स डिनोट द पाथ ऑफ द लाइट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द ट्रांसपेरेंट प्लेट्स। मतलब हम ऐसा मान ले रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट, देखिए इस डायग्राम को हमने ऐसा बनाया था, ऐसा, ठीक है ना, हमने ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था, लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम को उल्टा बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम ऊपर से भी, मतलब हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे या फिर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। तो जैसे हम पहले P यहाँ पर मान रहे थे, अब P यहाँ पर मानेंगे, ठीक है ना। तो दोनों डायग्राम अलग अलग है, दोनों डायग्राम अलग अलग है। यहाँ पर अगर ये वाला प्लेट नहीं होता, अगर ये वाला प्लेट नहीं होता, अगर ये प्लेट नहीं होता तो यहाँ से रे ऑफ लाइट एक ऐसे निकलती P पे जाती और यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकलती P पे जाती, और इन दोनों को, ठीक है। या फिर हम इसके पहले वाले जो ड्रॉ किए थे ऐसे किए थे, ऐसे निकलती और ये ऐसे निकलती और यहाँ पर जाकर कहीं पर किसी पॉइंट पर P पर मिलती। तो कोई बात नहीं, उस वाले डायग्राम में हमने P को यहाँ पर दिखाया था और अभी इस डायग्राम में हम P को यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो उससे कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं कि जब ये ग्लास प्लेट नहीं था, कौन सा, ये वाला जब नहीं था, तो रे डायग्राम मेरा ये 1 था और ये 2 था, ठीक है ना। अब जब ग्लास प्लेट है, द सॉलिड लाइन्स डिनोट्स द पाथ ऑफ द लाइट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसपेरेंट प्लेट। अब ये सॉलिड लाइन कौन कौन सा है, 1 का सॉलिड लाइन देख सकते हैं, 1 का सॉलिड लाइन ये 1 डैश है और 2 का सॉलिड लाइन ये 2 डैश है। मतलब कि जब ये नहीं था तो मेरा जो फ्रिंजेस था वो यहाँ पर P पे ऊपर ऑब्टेन हो रहा था, और जब ये इंट्रोड्यूस किए हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, ये जो P है वो P1 में कन्वर्ट किया गया। मतलब ये जो है देखिए यहाँ से इतना दूर तक क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ये, ठीक है ना। P से नीचे आ गया ये P डैश तक, तो इसका शिफ्टिंग हो गया, ठीक है ना। तो जब हम ग्लास प्लेट को जब हम इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, जब हम ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो पाथ डिफरेंस था मेरे पास, उसमें पाथ डिफरेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द प्लेट्स, पाथ डिफरेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द प्लेट्स। तो ये हम जानते हैं कि जब हम इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, जब इस प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किए तो उस समय डॉटेड लाइन के लिए ये S1P माइनस S2P होगा या S2P माइनस S1 जो भी है। तो पार्ट डिफरेंस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द प्लेट्स S1P डैश और S2P डैश। इंट्रोड्यूस करने के पहले पार्ट डिफरेंस ऐसा और इंट्रोड्यूस करने के बाद पार्ट डिफरेंस ऐसा था। तो ये बिफोर का केस है, ये क्या है, बिफोर का केस, मतलब जब हम ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किए तब का, और ये आफ्टर का केस है, मतलब ये इंट्रोडक्शन के बाद का है। द पाथ लेंथ क्या होगा, S2P डैश इज इक्वल्स टू S2P डैश माइनस T फॉर एयर एंड प्लस थिकनेस ऑफ द प्लेट T, ठीक है ना। तो अब जो S2P था वो हो गया आपका, जो S2P था ये हो जाएगा आपका S2P डैश माइनस T एंड प्लस थिकनेस ऑफ द एयर यानी कि T ऑफ प्लेट, ये हो जाएगा, यानी कि ये वाला लाइन, ठीक है ना। तो इसको हम
थिकनेस ऑफ द प्लेट को हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू टी लिखते हैं। म्यू क्या है, व्हाट इज म्यू? म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि वेयर म्यू टी इज द म्यू इंटू टी इज द ऑप्टिकल पाथ, म्यू इंटू टी को ऑप्टिकल पाथ बोला गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा, S2P डैश माइनस टी एंड प्लस म्यू इंटू टी, ये मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, तो देख लीजिए, अगर हम यहाँ से इसको लिखना चाहें तो S2P डैश को लिखना चाहेंगे, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू टी माइनस टी, तो ये इसको हम लिख सकते हैं S2 इंटू पी डैश प्लस म्यू माइनस 1 और इंटू टी को कॉमन कर देंगे। यही चीज़ नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, S2P डैश फॉर एयर इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, देन वी गेट डेल्टा एक्स न्यू इज इक्वल्स टू S1P डैश एयर माइनस S2P डैश एयर एंड प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पर S1P और S2P का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, और म्यू माइनस 1 इंटू टी का जो डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पर जैसे म्यू माइनस टी इंटू 1, ये तो यहाँ से आ रहा है, और S2P डैश एयर को लिखा गया है कितना, S1P डैश माइनस S2P डैश, ठीक है ना। कुल मिलाकर आप ये समझो कि जो न्यू पाथ डिफरेंस होगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि जो डेल्टा एक्स न्यू होगी, वो कितनी हो जाएगी, S1P डैश माइनस S2P डैश, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, और इसमें से माइनस हो जाएगा म्यू माइनस 1 और इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है ना, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो कुल मिलाकर आपका ये है आपका। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स न्यू हो जाएगा S2P माइनस S1P डैश माइनस S2P डैश एयर के लिए, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है डी साइन थीटा। तो कैसे लिखा गया, इसको डायग्राम से हम देख सकते हैं, डी साइन थीटा, ठीक है ना, डी साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डी है, ये पूरा हमारे पास डी है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से एक ऐसा देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये डी है, मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस डी है, तो ट्रायंगल मेरा कैसे बन रहा है, देख लीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे बन रहा है। यहाँ पर है आपका P डैश, यहाँ पर है आपका S2, यहाँ पर है आपका S1, ये आपका D है, और इसको आपको थीटा मान लो, और है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या था, S2P डैश था ना, S1P डैश माइनस S2P डैश, S1P डैश माइनस S2P डैश, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डी साइन थीटा। तो S1P डैश माइनस S2P डैश, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, डी साइन थीटा, क्योंकि देखो ये डी है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका डी साइन थीटा। बाकी अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू डी साइन थीटा, ठीक है ना, ये आपका डी साइन थीटा हो गया, और ये म्यू माइनस 1 इंटू टी हो गया।
तो इसमें देखिए, इसमें हो गया आपका ये जो वैल्यू आ गया, ये आपका डी साइन थीटा, ये आपका हो गया डी साइन थीटा, ये आपका हो गया डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा एक्स न्यू है, ये जो डी साइन थीटा है, ये जो डी साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लेमडा बाई कैपिटल डी, ठीक है ना, लेमडा बाई कैपिटल डी। तो कुल मिलाकर जो डी साइन थीटा है वो हो जाएगा लेमडा बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल डी, और ये जो म्यू माइनस 1 इंटू टी है वो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिल जाता है। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू देखना चाहेंगे तो y हो जाएगा डेल्टा x इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये हो गया, और प्लस हो जाएगा कैपिटल डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अब इसमें से इसे हम बोल रहे हैं इक्वेशन मतलब 1, इसे हम बोल रहे हैं पार्ट 1, और इस इक्वेशन का ये हो गया आपका पार्ट 2, ठीक है, इस इक्वेशन का ये हो गया पार्ट 2 आपका। तो ये आपका हो गया y। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इन दोनों को क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो टर्म 1 है, जो टर्म 1 है, इट इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो इसे हम बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और इसे हम बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, इसे हम बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो देखो आपको डेरिवेशन तो याद रखना ही है, लेकिन इस पे सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, टर्म 2 defines the shift that occurred in the particular fringe due to the introduction of a transparent plate, due to the introduction of a transparent plate, due to the introduction of a transparent plate। अगर एक ट्रांसपेरेंट प्लेट को इंट्रोड्यूस किया जाए तो डार्क फ्रिंज का जो पोजीशन है वो क्या होती है, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है ना, बोल रहा है कि इन द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हेन इन द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हेन इन द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and thickness T is introduced in the path of the interfering beams, wavelength of light lambda, from one slit, the intensity at the position where the central maximum occurred previously remains unchanged। तो बोला the minimum thickness of the glass plate is, यहाँ पर आपसे ग्लास प्लेट का थिकनेस पूछा गया है, ठीक है। तो ग्लास प्लेट का थिकनेस के लिए क्या क्या गिवन है पहले ये देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, यस। म्यू की वैल्यू कितना गिवन है, 1.5। थिकनेस गिवन है, नहीं, ये तो निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। लेमडा गिवन है आपका, ये बोल रहा है कि जो रे ऑफ लाइट जा रही है उसका वो जो है वेवलेंथ जो है वो लेमडा है, ठीक है। एक आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिया गया, व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द इंटरफेरिंग बीम, है ना। अगर इन दोनों के बीच में अगर पाथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, फ्रॉम वन स्लिट द इंटेंसिटी एट द पोजिशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमम अकर्ड प्रीवियसली रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है। तो यहाँ पर अनचेंज्ड रहता है, इसका मतलब कि जो सेंट्रल मैक्सिमम पहले मिल रहा था, इस केस में देखिए
मतलब अनचेंज रहता है, मतलब ये जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है ना। इसका मतलब जो हमारे पास जो वैल्यू है डी लेमडा बाई 2d, ये बराबर हो जाएगा किसके, डी बाई 2d, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा और अंदर रहेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। देख लीजिए, मतलब ये था विदाउट इंट्रोड्यूसिंग ग्लास प्लेट और ये है आपका विथ इंट्रोड्यूसिंग ग्लास प्लेट। तो अगर ऐसा हुआ तो ग्लास प्लेट की थिकनेस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि d और ये d कैंसिल हो जाएगा, 2d और 2 और d कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 और इंटू टी, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो ये आपका हो गया लेमडा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, तो म्यू की वैल्यू कितना गिवन है 1.5, तो 1.5 माइनस 1, तो 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला चीज लेमडा बाई 1.5 माइनस 1, तो दिस इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 0.5, तो 0.5 ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 5 टू 10 यानी कि 2 इंटू लेमडा के बराबर हो जाएगा, यानी जो ग्लास प्लेट की थिकनेस होगी वो 2 लेमडा के बराबर होगी। तो देखिए ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये PYQ से मैंने लिया है एंड आई थिंक ये 2009 में पूछा गया, आई थिंक सो, ठीक है ना, 2009 में ये पूछा गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का ट्रेंड भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है जिसको हमें याद रखना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो इसमें आपको मतलब जो फॉर्मूला का कलेक्शन है वही आपको याद रखना है। YDSE में आपको क्या याद रखना है, YDSE में क्या याद रखना चाहिए, YDSE में क्या याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आंसर है एक फॉर्मूले का लिस्ट बना लीजिए, है ना, फॉर्मूला लिस्ट बनाना है, इसमें बनाकर उसे याद रखिए, और अलग अलग केस का फॉर्मूला अलग अलग बनाइए, थोड़ा बहुत समझिए, और बाकी आप अगर कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रटना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना रटे अगर काम नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो आपको उसको रटना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है आपका। यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका n1 लेमडा 1 इज इक्वल्स टू m2 लेमडा 2 से लिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी PYQ है, इन एन इंटरफ्रेंस पैटर्न एट अ पॉइंट 12th ऑर्डर, मतलब n1 की वैल्यू हो गई 12th, ठीक है, और ये मैक्सिमम जो है आपका लेमडा वन इज गिवन एज 6000 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। इफ सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच, अगर जो सोर्स था उसको हमने एक ऐसे लाइट से रिप्लेस कर दिया जिसका वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रम है, देन विजिबल ऑर्डर विल बी, तो विजिबल ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब कि n2 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास जो भी था फॉर्मूला हम जानते थे कि n इंटू लेमडा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2 हो जाएगा, n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 इंटू 6000 इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर n1 लेमडा 1, यहाँ पर देखिए n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2, तो हमने n1 की वैल्यू पुट की, लेमडा 1 की वैल्यू पुट की, लेमडा 2 की वैल्यू पुट की, तो n2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो 1 0 2 0 खत्म, 1 0 2 0 खत्म, 12 4 जा 48 एंड 15 4 जा 60, तो n2 की जो वैल्यू आ गई वो 15 आ गई,
जो n2 की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 15 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस तरह से देखिए जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत चांसेस है। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका PYQ का है एंड ये आई थिंक 2006 या 2007 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर बस आप ये समझ लो कि ये सब जो क्वेश्चंस है ये सब PYQ है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी पे हम बात करेंगे। इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो मान लेते हैं कि ये y है, एक्सिस है ना, और ये आपका इंटेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये y0 है जो y है, और ये y एक्सिस में हमने इंटेंसिटी को दिखाया और x एक्सिस में हमने y को लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो y है ये क्या है, y इज डिस्प्लेसमेंट हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का इसके साथ कैसे वेरिएशंस होगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से इंटेंसिटी का वेरिएशंस हो रहा है, ऐसे जाएगी रे ऑफ लाइट, ऐसे जाएगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना होगा, कुल मिलाकर हमें ये देखना होगा कि क्या है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सपोज द टू इंटरफेरिंग वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, और उसको ए मान लिया। मान लेते हैं कि दो इंटरफेरिंग वेव है जो इंटरफेरेंस कर रही है और दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो ए मान लिया गया, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या किया गया, ए मान लिया गया। तो बोल रहा है कि अगर इस केस में अगर ऐसा है तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आई मैक्स क्या होता था, याद करिए, आई मैक्स होता था A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को मान लेंगे ए, तो a प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। यानी कि जो आई मैक्स होगा, अगर दो एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो जो आई मैक्स की वैल्यू होगी वो 4a स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमने आई मैक्स निकाला है उसी तरह से हम आई मिनिमम निकाल सकते हैं। आई मिनिमम की वैल्यू होती थी A1 माइनस A2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो A1 को भी हमने A माना है और A2 को भी हमने क्या माना है, A माना है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये यहाँ पर देख लीजिए आई मिनिमम, अगर दो इंटरफेरिंग वेव है और दोनों की अगर एम्पलीट्यूड सेम है A, तो उसमें से जो फर्स्ट वेव होगी, मतलब दोनों जो वेव होगी उसका जो मिक्सिंग करेंगे, मतलब जब इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस अगर होगा दो ऐसा वेव जिसका एम्पलीट्यूड सेम है, तो उस समय जो आई मैक्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4a स्क्वायर, और जो आई मिनिमम की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। आई मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा 0। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है जिसे हमें याद रखना चाहिए, ये एक अच्छा रिजल्ट है जिसे हमें याद रखना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर जो आई मिनिमम की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, और जो आई मैक्सिमम होता है वो आपका 4a स्क्वायर हो जाता है। तो कई बार आपसे ये सवाल पूछेगा कि अगर कोई दो वेव चल रही है और इसकी भी अगर एम्पलीट्यूड a है और इसकी भी एम्पलीट्यूड a है, तो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अगर दो वेव चल रही है, ठीक है ना, तो जैसे हमने याद करिए शुरू में हमने इक्वेशन लिखा था E1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t और E2 इक्वल्स टू b साइन ओमेगा t प्लस 5। तो इस इक्वेशन में अगर हमने a को हमने b के बराबर मान लिया, अगर ऐसा, मतलब ये जो b है इसके जगह पर हम a ले लेंगे, तो इस केस में जो आई मैक्स होगा ये हो जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर,
और जो आई मिनिमम होगा तो हो जाएगा ए माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि 0। ठीक है, ये तो हो चुका था। नेक्स्ट आपका देखिए कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस, मतलब इंटरफ्रेंस को सस्टेन करने के लिए कौन कौन सा फेवरेबल कंडीशन है, वो कौन कौन से कंडीशन हैं जिससे इंटरफ्रेंस मेरा सस्टेन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जो दो सोर्स हम ले रहे हैं, द टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफ्रेंस मस्ट बी कोहेरेंट। ये मैंने शुरू में ही बताया था कि इंटरफ्रेंस होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हम जो दो सोर्स ले रहे हैं S1 एंड S2, इन दोनों सोर्स को कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, द टू इंटरफेरिंग वेव्स, द टू इंटरफेरिंग वेव ट्रेन्स मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मैंने आपको नहीं बताया है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मैंने नहीं बताया है। तो इसका मतलब ये है कि जो दो वेव है जो इंटरफेयर करेगी आपस में, तो जो दो इंटरफेयरिंग वेव होगी उसका जो ट्रेन होगा उन दोनों को मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो उनकी जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द टू सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो दो सोर्स है वो उनको एक दूसरे को काफ़ी करीब होना चाहिए। द पैटर्न मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एट अ लार्जर डिस्टेंस टू हैव सफिशिएंट विड्थ ऑफ फ्रिंज, सफिशिएंट विड्थ ऑफ फ्रिंज। तो यहाँ पर जो है डी लेमडा बाई डी से सेपरेट होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि जो टू सोर्सेस है, बोल रहा है कि द टू सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो दो सोर्स होगी S1 और S2, जैसे हम दिखाते थे इस तरह से हम जो दिखाते थे, तो हम ऐसा नहीं, जैसे ये S1 लेते थे और ये S2 लेते थे, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या रखते थे, D रखते थे, याद है। तो इस D का मतलब ये जो बोल रहा है कि ये जो सोर्सेस है S1 और S2, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक सोर्स हमने यहाँ पर लिया ऐसे S1 और दूसरा सोर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं S2। इतना ज़्यादा गैप हम नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा हम गैप नहीं रख सकते हैं, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये हो गया कि दोनों को एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होना चाहिए, वेरी क्लोज टू ईच अदर। दूसरा हो गया एंड द पैटर्न मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एट अ लार्जर डिस्टेंस। तो एक बात ये होगी कि हम जो स्लिट ले रहे हैं, तो स्लिट में जो S1 है और जो S2 है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो छोटा होना चाहिए, लेकिन जो ऑब्जर्व किया जा रहा है स्क्रीन, तो इस यहाँ से इसकी जो दूरी है ये होना चाहिए कैपिटल D, मतलब जो कैपिटल D है वो बड़ा होना चाहिए स्मॉल d से, तो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑब्जर्वर एट लार्जर डिस्टेंस टू हैव सफिशिएंट विड्थ ऑफ फ्रिंज, तो ऐसे करके हमारा चीज़ ये समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, है ना। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, ऐसा सोर्स, ठीक है ना, जिससे लाइट निकले, जिससे लाइट तो निकलती है लेकिन ये जो लाइट निकलेगी वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, है ना। तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ की लाइट, मतलब ऐसा सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है उसे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहते हैं। अदरवाइज द फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स विल ओवरलैप। अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट नहीं लेते तो उस समय क्या होगा, जो हमें ब्राइट फ्रिंज और जो डार्क फ्रिंज मिल रहा है वो
अलग अलग मतलब ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। और ओवरलैपिंग होगा तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और कहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका द टू वेव्स मस्ट हैविंग द टू वेव्स मस्ट बी हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड। जो दो वेव्स हैं उन दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं कि a बराबर b होता है या फिर a1 बराबर a2 होता है, तो इस केस में हम ये देख चुके हैं कि जो I मैक्स है वो 4a स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर जो कंट्रास्ट होगा, है ना, फॉर बेटर कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, मतलब कि अगर ऐसा होता है तो अगर इतनी दूर में डार्क फ्रिंज बन रही है सपोज, और इतनी दूर में इसके जितनी दूर में ये डार्क बनी उतने ही दूर में नीचे यहाँ पर ये ब्राइट बनी, ठीक है ना, तो ये हमें पूरा क्लियर दिखेगा। इनका जो कंट्रास्ट है डार्क का, मान लेते हैं कि डार्क इतना चौड़ा में बना, ब्राइट इतनी विड्थ में बनी, तो डार्क और ब्राइट का जो क्या बोलते हैं उसका जो विड्थ होगा ये एकदम क्लियरली दिखेगा कि कितने विड्थ में डार्क बन रहा है और कितने विड्थ में ब्राइट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कलर्स इन थिन फिल्म। तो जो थिन फिल्म होते हैं उनके बीच का जो कलर्स होता है वो कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई इस तरह का ये PQRS हमने एक ग्लास प्लेट ऐसा मान लो आप लिया है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है, तो वही जो रे ऑफ लाइट निकल रही है इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रहा है और कुछ हिस्सा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी इस सरफेस पे टकराने के बाद, फिर ये हम वापस ऐसे लौट कर आएगी तो ये ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, ये आपका जो आई है वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम ले लेंगे, इसका थिकनेस मान लेते हैं टी है, ठीक है ना। ये जो ग्लास स्लैब है PQRS इसका थिकनेस मान लेते हैं कि टी है, ठीक है ना। ये यहाँ पर टी गिवन है। ये आपका एयर है तो एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है, और ये ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 सॉरी म्यू है। तो यहाँ पर लिखा है कि इट कैन बी प्रूव्ड दैट, ऐसा प्रूव किया जा सकता है, क्या प्रूव किया जा सकता है, दैट द पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द लाइट पार्शियलिटी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम PQ and that from partially transmitted and then reflected from RS, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ से इस पॉइंट पर O पर ये जो इंसिडेंट रे आई है, ये जो इंसिडेंट रे आई है O पे, उसमें से पार्शियली क्या हो रही है, ट्रांसमिटेड हो रही है, देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, तो यहाँ से ये इस तरह से आई है और इस सरफेस पे पड़ने के बाद ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना, ऐसे हो गया। तो सबसे पहले पॉइंट O पर यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुई है उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्शन हो गया है, इधर चला गया, और कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में गया, और जो दूसरे मीडियम में गया वो फिर इस पॉइंट पे टकराने के बाद अंदर में फिर से रिफ्लेक्शन हुई। मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या हो रही है, इस पॉइंट पर हो रही है पार्शियल रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पर हो रही है पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल
रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। और इस पॉइंट पर क्या हो रही है, इस पॉइंट पर हो रही है ओनली रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ओनली क्या हो रही है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन हो रही है। तो इस तरह से हमें इसमें देखना है। इसको स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है कि मान लेते हैं कि जो डेल्टा है, जो डेल्टा है उसे हम बोल रहे हैं 2 इंटू म्यू इंटू टी इंटू कॉस आर, ठीक है ना, 2 म्यू टी इंटू कॉस आर। डेल्टा मतलब होता है पाथ डिफरेंस, डेल्टा मतलब क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सिंस देयर इज अ, तो ये जो फॉर्मूला आया है ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पर पी डॉट डी डॉट का मतलब है पाथ डिफरेंस, इसका मतलब आपका पाथ डिफरेंस। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो पीडी है इसका मतलब है पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। तो बोल रहे सिंस देयर इज अ रिफ्लेक्शन एट ओ, चूँकि ओ के ऊपर कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, द रे ओ ए सफर्स एन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो जो रे ए है वो एडिशनल फेज डिफरेंस सफ़र कर रही है, और वो जो फेज डिफरेंस सफ़र कर रही है वो किसके बराबर है, पाई के बराबर, पाई के बराबर है। एंड हैंस द करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा बाई 2, है ना। तो उस तरह से जो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस होगा वो लेमडा बाई 2 हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द रेज ओ ए एंड बी सी, ओ ए, ओ से लेकर ए में, मतलब ये वाला रेज, एंड बी से लेकर सी में। अब देख लो ये वाला रेज और ये वाला रेज, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल है, ठीक है ना। बी सी टू इंटरफेयर consecutively bright fringe, the path difference must be n plus 1/2 into lambda। बोला कि फॉर द रेज ओ ए एंड बी सी, ओ ए और बी सी के लिए 2 इंटरफेयर, तो ओ ए और बी सी आपस में इंटरफ्रेंस में रहे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों इंटरफ्रेंस में तभी हो सकते हैं, ये दोनों इंटरफ्रेंस में तभी हो सकते हैं जब उनके बीच का पाथ डिफरेंस होगी कितना, n प्लस 1/2 इंटू लेमडा। तो अगर ऐसा होगा तो ये कॉन्जिक्यूटिवली क्या देगा, ब्राइट फ्रिंज देगा। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आया है लेमडा, सॉरी डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू 2 इंटू कॉस आर, तो 2 म्यू 2 कॉस आर जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, n इंटू सॉरी n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। यहाँ से हम देख सकते हैं नेक्स्ट आपका जो होगा उसी तरह से है फॉर रेज ओ ए एंड बी सी का। तो रेज ओ ए एंड बी सी का देखते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी जो है, जैसे आपका मान लेते हैं कि यहाँ पर ओ ए है एंड बी सी है, टू इंटरफेयर, है ना। तो एक्चुअल में जो कलर्स है ना थिन फिल्म का, वो क्या होता है एक्चुअल में जो कलर्स है वो थिन फिल्म का वो क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे ये डिस्ट्रक्टिवली है डार्क फ्रिंज का, है ना। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे स्टूडेंट के मन में जनरली ये होता है कि सर ये आपने कैसे लिख दिया है, ये कैसे लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब देखो आपका जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरफ्रेंस जो होता है ना, इंटरफ्रेंस का ही ये फेनोमेनन है। मतलब अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कि इंटरफ्रेंस का रियल लाइफ के एग्जांपल्स दीजिए, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में ये भी एक फेनोमेनन ऐसा है जिसमें हम इंटरफ्रेंस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वो सीडी देखा होगा, सीडी
जो गोल जैसा होता था पुराना, अभी तो डीवीडी और सीडी जो आता था, सीडी प्लेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, तो उसको भी जब ऐसे कई बार घुमाया जाता है तो घुमाने से ना उसमें बहुत सारा, मतलब इस तरह का आपको चौड़ा चौड़ा पट्टी दिखेगा कलर का, ये अलग कलर दिखेगा, यहाँ पर अलग कलर दिखेगा, ठीक है ना, उस तरह से दिखता है। तो ये सब जो घटना होती है ना, ये इंटरफ्रेंस की वजह से होती है। तो उसी तरह से जैसे एक थिन फिल्म है, मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई थिन फिल्म है, ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में जो है, जिसे हम शुरू में ग्लास प्लेट बोल रहे थे, ठीक है ना, तो समझाने के लिए जैसे मैंने ग्लास प्लेट बोला, तो एक्चुअल में ग्लास प्लेट नहीं, ये आपका क्या है, थिन फिल्म है ना, ये क्या है आपका थिन फिल्म है, दिस इज थिन फिल्म। तो ये जो थिन फिल्म है, इसके जगह पर हम ग्लास प्लेट भी ले सकते हैं, ग्लास प्लेट भी लेने से होता है, ग्लास प्लेट में भी होता है ये चीजें, ठीक है। तो इस तरह से इंटरफ्रेंस होता है। तो हमारे रियल लाइफ में कई सारे जगह ऐसा है जहां पर इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें मिलता है जो कि थिन फिल्म का होता है। अब आपको कई बार ग्राफ के टर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो खैर ठीक है, आप ये चीज तो ग्राफ वाला क्वेश्चन हम करेंगे, अभी जस्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए क्या है कि जैसे मैंने बोला कि फॉर द रेज ओ ए एंड बी सी, तो ओ ए और बी सी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और ओ ए एंड बी सी में अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, मतलब ओ ए ऑन बी सी में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ तो फॉर्मूला ऐसा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ तो फॉर्मूला हमारे पास ऐसा, ठीक है। तो ये चीज है आपका। तो कुल मिलाकर, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है उसकी फॉर्मूला होते हैं n+1/2 इंटू लेमडा, और जो डिस्ट्रक्टिव होता है उसका होता है आपका n इंटू लेमडा, ठीक है ना। और ये क्या है 2μt इंटू कॉस आर, तो ये इसे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में होता है n इंटू लेमडा, है ना, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन थिन लेयर ऑफ ऑयल, कभी कभी ऐसा होता है कि सन से, अगर ये सन है तो यहां से सन से रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ऐसे आती है बहुत सारा रे ऑफ लाइट, और नीचे जो है ना, नीचे कहीं पर ऐसे, कहीं पर एक ऑयल है, वाटर के सरफेस पे हो या ऐसे भी ऑयल है, तो ऑयल के थिन लेयर पे स्प्रेड हो जाता है ना, ओवर वाटर। जैसे मान लेते हैं कि पानी है इस तरह से, और इसके ऊपर में ऑयल का एक लेयर बन जाता है, ये आपका ऑयल का लेयर, ऑयल लेयर या लेयर ऑफ ऑयल। तो ऐसे केसेस में जो सनलाइट अगर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो इस तरह का घटना होता है, ठीक है ना। और ये जनरली क्या होता है, रेनी सीजन में भी दिखता है ना। इन रेनी सीजन ब्यूटीफुल रेनबो जो होता है, रेनबो कलर्स, वो भी किसके ये से होता है, इंटरफ्रेंस के कारण ही होता है। तो इंटरफ्रेंस का हमारे पास रेनी सीजन में वेरी गुड एग्जांपल्स है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए वेव इंटरफ्रेंस जो होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का एंड हो जाता है पार्ट 1 का, ठीक है ना। लेकिन हम एक कुछ क्वेश्चंस हमें पूछना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ग्राफ के फॉर्म में आया, मान लेते हैं कि एक ग्राफ आपके पास दिया हुआ है ऐसा, और दूसरा ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, और दोनों के बारे में बोला जा रहा है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, तो जो रिजल्टेंट ग्राफ होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है ना। अगर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है और इसका एम्पलीट्यूड अगर बी है, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी ये हो जाएगी, इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी a+b। सिमिलरली
इसी प्रकार अगर एक वेव ऐसा है, ठीक है, ऐसा है मान लेते हैं, और दूसरा वेव भी इसी प्रकार से है और इसकी एम्पलीट्यूड है आपका a और इसकी भी एम्पलीट्यूड है a और दोनों जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव होगी, एक मिनट, हाँ, अगर ये कंस्ट्रक्टिव होगी तब तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने ग्राफ ऊपर ड्रॉ कर लिया है। कंस्ट्रक्टिव अगर होगी तो ऐसा, और अगर ये डिस्ट्रक्टिव होगी, अगर ये डिस्ट्रक्टिव होगी तो डिस्ट्रक्टिव का जो रिजल्टेंट वाला ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बस एक लाइन हो जाएगा सिंपली ऐसे। अब इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, इसकी एम्पलीट्यूड 0 है। तो ये सब चीज हमें याद रखना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि हमसे पूछा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और किस तरह के सवाल होते हैं जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या और भी क्वेश्चंस हो, ठीक है ना। तो कुछ सवाल भी हम कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि इंटरफेरेंस जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा कि इंटरफेरेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर क्या दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन सा, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। CI मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, DI मतलब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको इसको शॉर्ट में लिखना नहीं है, ठीक है। हालांकि MCQ में शॉर्ट और ये से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोहेरेंट सोर्सेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोहेरेंट सोर्सेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। इसके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, द वेव्स जनरेटेड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब कि जो वेव जनरेट हो रही है तो इसका जो डेल्टा फाई होता है ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डेल्टा फाई कांस्टेंट है तो जो सोर्स होगी वो कोहेरेंट हो सकती है। द वेव्स आर ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो वेव्स होती है उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से थ्योरेटिकल में और तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बताना है आपको कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंटरफेरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि YDSE। YDSE को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का दूसरा मतलब द्वि स्लिट प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ ऐसा एग्जांपल्स दीजिए जिससे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूव हो सके, है ना। तो सोप बबल है, फ्लोटिंग फिल्म ऑन ऑयल, फ्लोटिंग फिल्म ऑफ ऑयल है,
ऑयल का जो फिल्म है, ये सब तो अभी जस्ट किए। कलर जनरेटेड बाय इनकैंडेसेंट बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है उसके द्वारा कलर जो जनरेट होता है वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज बेसिक क्वेश्चंस जो है इंटरफेरेंस के ऊपर ये पूछा जाता है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस के ऊपर ये सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें कुल मिलाकर हमारा जो इंटरफेरेंस जो टॉपिक है वो हमारे पास पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। तो अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, हमें फॉर्मूला का भी लिस्ट हमें तैयार रखना चाहिए, ठीक है ना। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दोनों में क्या अंतर है ना। फ्रिंज पैटर्न के लिए कौन सा फॉर्मूला याद होता है, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्रिंज इन शिफ्ट पैटर्न के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है ना, थिन फिल्म का कौन सा फॉर्मूला होता है। थिन फिल्म के लिए क्वेश्चन है कि थिन फिल्म के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न का कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। इंटरफेरेंस पैटर्न में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो उसमें दो फॉर्मूला यूज होता है, एक होता है मैक्सिमा के लिए और एक होता है मिनिमा के लिए। तो अगर हम बात करेंगे मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 2μt cos r इज इक्वल्स टू 2n+1 और इनटू लैम्डा बाई डी। ये होता है आपका मैक्सिमा के लिए, ठीक है ना। मैक्सिमा के लिए कह सकते हो या फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए कह सकते हो। डार्क फ्रिंज के लिए या मिनिमा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है 2μt cos r इज इक्वल्स टू होता है n इंटू लेमडा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है डार्क के लिए, ये आपका हो जाता है डार्क फ्रिंज के लिए, और ये हो जाता है आपका ब्राइट के लिए, ये आपका हो जाता है ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ये सब चीज हमें पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इन सभी को आप अच्छे से जरूर याद रखें, और इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस आता है वो तो मैं लूंगा ही, और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।